नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि मौसम ने करवट लेना शुरू कर ही दिया है और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि ये मौसम आपका और हमारा सबका पसंदीदा मौसम है। परंतु इस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी से जो उमस हमारे साथ पैदा हो गई है, हमारे वातावरण में पैदा हो गई है, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमें हानि है, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी हानि है। तो उससे कैसे बचा जाए, उमस से कैसे बचा जाए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको ये बताने जाएगा आज का एक विशेष अंक, जिसमें आप अपने खूबसूरत बाग बगीचों को बचा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण खेती जिसके लिए आप बहुत दिनों से व्याकुल है जानने के लिए, वो है संरक्षित खेती। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि संरक्षित खेती के क्या लाभ हैं। अपने बाग बगीचों के बारे में आप एक से बढ़कर एक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं आज के इस विशेष अंक में। तो आइए किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं खेती से जुड़ी खबरों के साथ और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि के मुख्य समाचारों पर। अब कृषि महोत्सव 15 जून तक। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण। अंतर्वर्तीय फसलें लगाएं, लागत कम करने के उपाय। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत कृषि महोत्सव में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले लगाने के लिए कृषि महोत्सव की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह तिथि 21 मई तक थी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश में उत्पादित फलों, सब्जियों और खदानों की उचित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले जाने के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही इन्हें खोलने व प्रोत्साहन देने के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। कृषि के मामले में देश में अव्वल होने तथा फलों व सब्जियों में अग्रणीय होने के चलते मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। आम की 2 कतारों के मध्य वर्षाकाल में बैगन, मिर्च, शकरकंद तथा सेम लगा सकते हैं, जबकि रबी सीजन में मटर, प्याज, धनिया, मेथी, पालक, पत्ता गोभी की फसल लगाई जा सकती है। जायद में मूंग, उड़द तथा मूंगफली को आसानी से लगाया जा सकता है। किसान भाई ध्यान रखें कि अमरूद रोपने के बाद 3 से 4 वर्ष तक जमीन में अंतर्वर्तीय फसल जैसे कि गवार, मूंग, उड़द, रबी में गाजर, मटर, बरसीम भी ले सकते हैं। किसान भाई अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले किसान भाई स्वयं खाद, बीज तैयार करके उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि इससे काफी हद तक बढ़ती उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। पशुधन को बढ़ावा देकर उपलब्ध गोबर, कूड़ा, करकट की खाद बनाकर खेतों में उपयोग करें ताकि इस मद में खर्च पर लगाम लग सके। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करें। किसान भाई रबी फसलों को खलिहान में फैलाए ताकि सूखने के बाद आसानी से गहाई की जा सके। गेहूं में चूहा नियंत्रण का उपाय करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। खरीफ के लिए आदान सामग्रियों का अग्रिम भंडारण करें। तो ये थी आज की खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 1138 रुपए और अधिकतम 1340 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 1210 रुपए और अधिकतम 1250 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1271 रुपए और अधिकतम 1383 रुपए और बड़वानी में न्यूनतम 1300 रुपए और अधिकतम भाव भी 1300 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 3500 रुपए और अधिकतम भी 3500 रुपए। नरसिंहपुर में न्यूनतम 3410 रुपए और अधिकतम भी 3410 रुपए।
बरेली में न्यूनतम 3,140 रुपए और अधिकतम भी 3,140 रुपए और बैतूल में न्यूनतम 3,050 रुपए और अधिकतम भाव 3,121 रुपए रहा। अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। गोरखपुर में न्यूनतम 2,776 रुपए और अधिकतम 2,800 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 2,591 रुपए और अधिकतम 2,700 रुपए। बेगमगंज में न्यूनतम 2,300 रुपए और अधिकतम 2,675 रुपए और बैरसिया में न्यूनतम 2,441 रुपए और अधिकतम भाव 2,730 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि बाग बगीचों से सभी को प्रेम होता है। चाहे गर्मियों हो या बारिश का मौसम हो, सभी अपने बाग या बगीचों को बचाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो समय आ गया है बाग बगीचों को बचाने का। हाँ, वैसे तो आप गर्मियों में भी इसकी रक्षा करते हैं, अब बारिश में भी इसको बचाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या सावधानियां करनी होगी, इसके लिए क्या समसामयिक कार्य करने होंगे, इस कार्यक्रम में आप देखेंगे। क्योंकि किसान भाई, आप जो बाग बगीचों में काम करते हैं गर्मियों में, वो एक चैलेंज से कम नहीं होता है। और अपने खेतों में बढ़िया बढ़िया जो पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, फल फूल लगे हैं, सब्जियां लगी, इनको बचाने के लिए आप पूर्ण तैयारी से इसमें अपने खेतों में, बाग बगीचों में उतरते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी ये कोशिश होती होगी कि हम इसको साल भर कैसे मेंटेन रखें, इसको बर्बाद होने से कैसे बचाएं, ये मुरझा न जाए, कुछ न कुछ चिंता आपको बनी रहती है। तो इसका निदान हम इस कार्यक्रम में लेके आए हैं। आज का विषय है अपने बाग बगीचों को कैसे बचाएं, इससे आप इसको लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप देखेंगे बाग बगीचों से संबंधित एक कार्यक्रम, और इस पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ JK कनूजिया जी, जो आपको इस बारे में बताएंगे कि आपको समसामयिक रूप से बाग बगीचों में क्या क्या करना है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ हमें क्या बताने जा रहे हैं। किसान बंधुओं नमस्कार। किसान बंधुओं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में गर्मी अपने पूरे प्रचंड स्तर पर है और ऐसी स्थिति में हमारी जो फलदार वृक्ष हैं या जो बागवानी है वो उस पर विपरीत प्रभाव आता है। और इस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर से जो फल वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो जो आम की बागवानी है उनमें इस समय निरंतर सिंचाई करते रहने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से जो हमारे अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो फल वृक्ष लगाए गए हैं, जो आम के जो पौधे लगाए गए हैं, उनमें निरंतर पानी देने की आवश्यकता है। और किसी भी स्थिति में यदि पानी की कमी होती है तो सीधे तौर से आम का पौधा मर जाता है, नष्ट हो जाता है।
और इसके लिए हम ड्रिप के माध्यम से या थाला या रिंग विधि जो है उसके माध्यम से, और साथ ही साथ हम पलवार का काम इसमें आवश्यक रूप से करें, जिसको कि हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग से न केवल नमी का स्तर संरक्षित रहता है, बल्कि पौधे के आसपास में नमी रहने से एक स्थानीय वातावरण भी काफ़ी ठंडा रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा फल है वो अमरूद है। अमरूद में बेशक इस समय पानी की थोड़ी कमी भी होती है, तो कोई समस्या उसमें नहीं आती, लेकिन कटाई छटाई का कार्य उस अमरूद के पौधे में किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा समय है जबकि हम अमरूद की यदि कटाई छटाई करते हैं और जैसे ही फिर बारिश आती है तो उसके उपरांत उसमें नए कोपल बनते हैं, और नए कोपल में ही अमरूद का फलन बेहतर होता है। इसलिए कटाई छटाई का कार्य अमरूद के वृक्ष में किया जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे किसान भाइयों को ध्यान देनी है, उर्वरक प्रबंधन है। खास तौर से जो खाद देने की बात हम लोग करते हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो हमारी जैविक खाद है, गोबर की अच्छी पकी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो हमें हर साल हमारे हर पौधों को देनी होती है। जो फल वृक्ष पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं, यूँ कहें कि जो 8 से 10 साल के पौधे हो गए हैं, उनमें लगभग 100 किलोग्राम अच्छी पकी हुई गोबर की खाद, और इसके साथ ही साथ 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 700 से 800 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 1 किलोग्राम ही पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता होती है। और ये वो समय है जबकि हमारे किसान भाइयों को उर्वरकों का प्रबंधन, उर्वरक लेके रख लेना चाहिए, और जैसे ही पहला पानी गिरता है, बारिश आती है, तो उर्वरक देने की आवश्यकता इन वृक्षों को होती है। अगली जो बात ध्यान देने की इस समय हमारी बागवानी में है कि कीट प्रकोप जो होता है वो खास तौर से बारिश में होता है, और इसका जो चक्र है वो अभी से चालू होता है। हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि आम के वृक्षों में इस समय कुछ कुछ शाखाएं सूखी हुई दिखाई देती हैं, और वो जो शाखाएं सूखी हुई दिखती हैं उसमें एक कीट होता है जिसको हमारे किसान भाई इल्ली कहते हैं, और वो तना भेदक या शाखा भेदक जो कीट है कई बार पूरे वृक्ष को धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। यदि ऐसे लक्षण, जहाँ पर भी शाखाएं सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार के यदि लक्षण हैं, तो हमारे किसान भाइयों को वो शाखा को काट के वहाँ से निकाल देना है, और उसके उपरांत उस पर मोनोक्रोटोफास जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके उसका प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, इस समय जो हमारे छोटे फल वृक्ष हैं, खासतौर से अगर हम पपीते की बात करें, जो किसान भाई नए पपीते की बागवानी करना चाहते हैं, उनके लिए नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय वो पौधे तैयार करने की, अपनी बीज लाकर पौधे तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दें। और जिन किसान भाइयों ने पहले से पपीते के पौधे लगा रखे हैं, उन्हें इस बात को पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो गर्म हवाएं हैं, इस स्थिति में, इस तापमान में किसी भी तरीके से फसल में नमी का स्तर कम ना होने दें, उसको एक जैसा बनाए रखें, जिससे कि गर्म हवाओं से उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो प्रभावित ना हो। एक बात और पपीते में खास तौर से देखने की है, कहीं कहीं ये देखने में आता है कि जब हम पपीते की बागवानी करते हैं तो कुछ पौधे कुकड़े से दिखाई देते हैं, या जिनकी सामान्य बढ़वार नहीं होती दिखती है। ऐसे पौधों को हमें जैसे ही खेत में हमारे दिखाई दे, ऐसे पौधों को हमें तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। समूल वहाँ से उखाड़कर खेत से दूर ले जाके या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए या आग से उसको जला देना चाहिए, जिससे कि अन्य पौधे उसमें प्रभावित ना हो। और ये इस तरीके के यदि लक्षण दिखते हैं तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अब हमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करने की आवश्यकता है। और ये जो बीमारी है पपीते की, वो रस चूसक कीटों के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचती है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक जो कीटनाशक दवाई है, इसका छिड़काव हम 15 लीटर का जो हमारा पंप होता है उसमें 10 मिलीलीटर दवा मिलाकर हम उसका छिड़काव करते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है?
भैया ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि खेती के नए नए मॉडल आज हमारे सामने हैं। कुछ ऐसे मॉडल हैं जो आप पहले से जानते हैं, जो आपकी परंपरागत खेती है। उसके अलावा भी आप कृषि से कई नए नए खेती के विषय आपको मालूम हो चुके हैं, क्योंकि कृषि जगत में आजकल इतनी हलचल है कि कुछ न कुछ नया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सुनने में मिलता है। तो एक नई खेती के बारे में आपको मालूम ही होगा, वो है संरक्षित खेती। जी हाँ, संरक्षित खेती जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत लाभदायक है। कीट रसायनों से दूर इस संरक्षित खेती से आप बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आप इस संरक्षित खेती को करके लंबे समय तक लाभ कमा सकते हैं, साल भर लाभ कमा सकते हैं और साल भर फल सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी कीट रसायनों से मुक्त खेती। तो क्यों ना इस संरक्षित खेती के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करें, और वो आपको मिलेगी कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। तो हमारे विशेषज्ञ जो अशोक मिश्रा जी हैं, वो आपको बताएंगे कि संरक्षित खेती कैसे की जाए और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो देखते हैं और सुनते हैं अशोक मिश्रा जी को। वर्तमान में हम जो खेती कर रहे हैं उसमें प्राकृतिक आपदा, कीट व्याधि आदि के तरह तरह के प्रकोप होते हैं, जिससे कि हमारी खेती प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप हमारी अपेक्षा के अनुरूप कृषक बंधुओं को उन खेतियों का लाभ नहीं मिल सकता या नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में यदि हम संरक्षित खेती का उपयोग करें तो इससे अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित रूप से कमाया जाता है। संरक्षित खेती में लाभ लेने के लिए कृषक बंधुओं को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग आदि का उपयोग करना चाहिए। पॉली हाउस के निर्माण के उपरांत हम अपने उगाए जाने वाले सब्जियों, फसलों के लिए संरक्षित कर सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा वातावरण नियंत्रित रहता है और नियंत्रण के उपरांत हम अपनी फसलों का चयन करके उसमें बुआई करते हैं। जैसे यदि सूखा पड़ती है या अधिक बारिश होती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर घट जाता है, ऐसी परिस्थितियों में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन के साथ भी फसल के अनुरूप मौसम हो जाता है और हमारी फसल में वृद्धि होती रहती है। ट्रेडिशनल रूप से फसलें किसान बंधुओं द्वारा ली जा रही हैं, उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को निजात या निपटने के लिए एकमात्र तरीका है संरक्षित खेती। इसके लिए किसानों को पॉली हाउस के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक तापमान होने पर हम उसके पॉली हाउस के अंदर कूलिंग सिस्टम रहता है, फॉगर सिस्टम रहता है, जिससे सब्जियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। जब सब्जियों को या फसलों को प्रतिकूल मौसम के होने के कारण अनुकूल मौसम मिलता तो उनकी न केवल उपज अधिक होती है बल्कि उनकी पैदावार भी अच्छी होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। अत्यधिक बारिश की स्थिति में विशेष करके बरसात में जो फसलें उगाई जाती हैं वो अधिक पानी के कारण उनका नुकसान हो जाता। ऐसी स्थिति में पॉली हाउस या संरक्षित खेती अपनाने पर हमारे पॉली हाउस के अंदर बारिश का पानी नहीं जाता
और हम अत्यधिक बारिश से उसको बचा लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पौधे उस बारिश से बच जाते हैं और हमारी फसल लगातार हमारे अनुरूप उत्पादन देती रहती है। इसके कारण प्रतिकूल मौसम पर भी हम अपना नियंत्रण रख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और सब्जियों को उगाने में मदद मिलती है। जैसे सामान्यतः किसान खेती जो करते हैं ओपन फील्ड में करते और उसमें कई तरह की व्याधियाँ आ जाती हैं। पानी जैसे अगर हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो मल्चिंग के कारण हम पानी में होने वाले अत्यधिक नुकसान को रोक लेते हैं। हमारे पौधों के लिए हमेशा नमी बनी रहती है। परिणाम स्वरूप नमी अधिक होने के कारण, संतुलित होने के कारण उपज भी अधिक होती है और किसानों को उसका लाभ मिलता है। संरक्षित संरचनाओं में जो फसलें ली जाती हैं उनकी क्वालिटी उत्तम किस्म की होती है, कीड़े रहित होती है और अच्छी शाइनिंग होती है। इसके कारण जो सामान्य सब्जियां या फल बाज़ार में ओपन फील्ड से आते हैं उनकी तुलना में इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और मार्केट भी इस कारण से इनका 25% लेके 50% तक अधिक मिल जाता। जिस तरह उत्पादन 50% लगभग अधिक होता है, उसी तरह इसमें 50% फसल की कीमत भी ज़्यादा मिल जाती है और किसान सामान्यतः उगाए जाने वाले खेत से लगभग दूने से अधिक लाभ कमा लेता है। इसी प्रकार जो सब्जियां सर्दी की गर्मी में नहीं उगा सकते या गर्मी की सब्जियां सर्दी में नहीं उगा सकते, कहने का तात्पर्य है कि हम किसी विशेष फसल को पूरे साल मार्केट में ला सकते हैं। उसका लाभ ये होता है कि ओपन फील्ड में जब सब्जी नहीं उग पाती तो हमको संरक्षित संरचनाओं में सब्जी उगाकर बेमौसम सब्जी बाज़ार में दी जाती, जिसके कारण उत्पादन जो हमारा उत्पाद होता है उसका 4 गुना 5 गुना दाम भी हमें मिल जाता। कृषक बंधुओं को ये सलाह देते कि हम जब सब्जी की बहुतायत होती है तो भाव अत्यधिक गिर जाते हैं और किसान परेशान होकर कम से कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बेबस एवं मजबूर हो जाता है। यदि संरक्षित खेती अपनाता है तो किसी भी मौसम में अधिकांश फसलों को हम उगाकर बेमौसम में सब्जी का मार्केटिंग कर विपणन कर सकते हैं और विपणन के साथ जब बेमौसम में सब्जियां पहुंचती हैं तो उनका लाभ अन्य की तुलना में अधिक मिल जाता है। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ऐसे हमें पूर्ण आशा है। और आप अपने सुझाव हमारे इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। आप इस कार्यक्रम को दोबारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।